नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह अपनी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुरहम में ओढ़ा करती थी। मुरहम ये भी एक त्यौहार है, आप जानते ही, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि वे मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने, इनके अच्छा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन और अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिनके वो घूमने फिरने के शौकीन भी हैं। जिंदा दिली की तस्वीर, जिंदा दिल भी है, खुल के जीते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ ही हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। इनको भारत में रहती है लेकिन पाकिस्तान के गुणगान करती है, क्योंकि वहाँ वो उनका बचपन वहाँ बीता था, उनकी जन्मभूमि वही थी। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूध आंचल में समा जाते हैं, यानी कि उसकी दो एक आंसू गिर जाते हैं आँखों से। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर, क्योंकि हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब ये प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर लाश को तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूँ गुजरे की पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों अजीज़ों की ये हालात की कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, मैं इससे बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वे बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, वह बिगड़ कर बोली, निकल आने क्या मतलब, मैं क्या चोरी से लेके जाऊंगी, छिपा के लेके जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरुव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूरी घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर हो सकती थी भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ों को धीरे धीरे समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 ही चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके जुटलाने का क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इन्हें किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, जी नहीं, फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किन्नू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने किन्नू कालीन पर उल्ट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उपड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही, यानी कि देखती रही, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छुपा लेता था, यानी कि अपना सीना चीर के उसमें हीरा छिपा लेता, और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आ भरी,
फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने अपने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली उनकी चद्दर। रात को करीबन 1:30 बजे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उसने बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफ़िया के बीच एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला और कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह कभी आ ही नहीं सकती थी। यह भी हो सकता था कि अब वह कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यह हमारी कोठी है, बिजनेस है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई।